कई लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण थी और सिनेमा का उद्भव भी उनमें से एक है। और सिनेमा ने जिस तरह से गीतों के माध्यम से अपनी भूमिका का निर्वाह किया है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो ये कि इतनी बड़ी हिंदी आबादी को उसकी संवेदनाओं से परिचित कराने का काम जिस बड़ी मात्रा में हिंदी सिनेमा ने किया है वह उपेक्षित करने के योग्य बिल्कुल नहीं है। हमारी दिक्कत ये रही कि हम हमेशा विभाजित करके सोचते रहे चीज़ों को, और उसी का परिणाम ये हुआ कि हमने उन चीज़ों से अपने को दूर रखा जो सरल सामान्य समझ के लोगों तक संप्रेषित हो सकती थी। हमने ये माना कि हम जो संदेश दे रहे हैं वह इतना विशिष्ट हो कि वह सबके बूते तक न पहुँचे, सबके बूते की बात न रह जाए। और इसलिए हमने बहुत कुछ कहा, उससे ज़्यादा बहुत कुछ छिपाने में कला को झोंक दिया। सिनेमा चूँकि एक ऐसा माध्यम है जो जन के साथ सीधे संवाद करता है और उसके अपने तमाम भाषिक और अन्य पक्ष हैं, इस कारण से उसकी जो सीधे सीधे पहुंच है वो बहुत व्यापक है। और चूंकि एक ज़माने में, आज भी एक ज़माने में यह बहुत बड़े धन, बहुत बड़े पूंजी निवेश की मांग करता था, तो स्वाभाविक है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में दर्शक उपलब्ध नहीं होंगे तो वह सिनेमा पर लगा हुआ जो खर्च है वो डूब जाएगा। तो दर्शक अधिक मात्रा में कब आएंगे? हम सब हिंदी की दुनिया के लोग हैं, 1000-2000 प्रतियां छप जाती हैं, 1000-2000 10,000 रॉयल्टी आ जाती है, तो हम अपने को कृतकार्य महसूस करते हैं। हम मान लेते हैं कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि अर्जित कर ली। लेकिन आप सोचिए कि जो लाखों करोड़ों रुपए सिनेमा में लगाएगा तो वह तो चाहेगा ना कि उसका संदेश लोगों तक पहुँचे, और न सिर्फ संदेश पहुँचे बल्कि वे लोग उस संदेश को प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए आएँ। तो बिल्कुल वैसे ही मैं इसको मानता हूँ जैसे अबोध बच्चे को आप कहो कि इस दवाई को खा लेने से तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, लेकिन वो इस बात को समझेगा नहीं। लेकिन जैसे ही आप उस दवाई को चम्मच में थोड़ा गलाकर उसमें थोड़ी चीनी मिलाकर आप दे देते हैं तो बच्चा बड़े आराम से उसको पी लेता है और आपका जो मकसद है, आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। आपका उद्देश्य क्या था? उसके स्वास्थ्य को ठीक करना। इसी तरह से क्या हम लोगों ने कभी गंभीरता से विचार किया कि जिन लोगों ने सिनेमा में अपनी पूरी कला झोंक दी उनका भी तो कुछ उद्देश्य रहा होगा? अरे भाई, पैसा कमाना जो उद्देश्य होता है वो फाइनेंसर का होता है, जो फाइनेंस लगाता है, जो पूंजी निवेश करता है। एक निर्देशक को केवल उसका हक मिलता है जो उसकी कमाई है, एक तरह से जो उसके श्रम का मूल्य है। एक गीतकार को भी वही मिलता है, एक अभिनेता को भी वही मिलता है। और जो प्रोड्यूसर होता है वो बहुत बड़ी कंपनी होती हैं, बहुत जगहों से पैसे वो निवेश करते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो जो निवेश कर रहे हैं उसका कुछ मुनाफा भी तो मिले ना। तो आप कहेंगे कि नहीं, आप ऐसी कविता उसमें सुनना चाहेंगे कि जिसका अर्थ समझने के लिए सर को दीवार से तोड़ना फोड़ना पड़े, तो आप बताइए कैसे संभव है? इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं दिया। इस देश की संवेदना को सिरजने का जो काम सिनेमा ने किया है, खास करके सिनेमा के गीतों ने किया है। मैं ये नहीं कहता कि सारे गीत, सारा सिनेमा सर्वश्रेष्ठ है। ये कहना तो उतनी ही मूर्खता होगी जितना ये कह देना कि हिंदी के सारे उपन्यास श्रेष्ठ हैं, सारी कविताएं महान हैं, सब कुछ महान महान है। ऐसा नहीं है। लेकिन एक अच्छा, सजग, सचेत, जागरूक जो दर्शक होता है उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वह कला के हर रूप को एप्रिसिएट करे, उसका प्रशंसन करे और देखे कि वह उसका उद्देश्य क्या है। और हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ का केवल एक उद्देश्य नहीं होता, एकाधिक उद्देश्य होता है।
और जहाँ पे इतनी सारी टीम काम कर रही होती है, वहाँ पे यह जो उद्देश्य है वह सभी के अपने अपने उद्देश्य भी जुड़ जाते हैं। आपको ये समझना होगा कि अगर एक गीतकार ने एक दी गई सिचुएशन पर एक गीत लिखा तो वह गीत उस सिचुएशन के साथ तो न्याय करेगा, उस कथा के साथ न्याय करेगा, उस कथा को आगे भी बढ़ाएगा, लेकिन वो आगे चल के उस कथा से बहुत दूर भी जा सकता है। और वह जो दर्शक है उसका साधारणीकरण तभी होता है जब सिनेमा की उस कथा को देखते हुए वह स्वयं को उस नायक नायिका, उस समाज, उस देश परिवेश में अपने को भी महसूस करने लगता है, अपने को भी पाता है। और वहाँ पर वह नायक, वह नायिका, वह दृश्य जो कुछ भी दिखलाया जाता है, जब उसके साथ उसका अपना तादाद में उसकी अपनी प्रामाणिकता जुड़ती है तो वह दृश्य उसके लिए प्रेरक हो जाता है, वह दृश्य उसके लिए अविस्मरणीय हो जाता है। हमारी दिक्कत ये रही कि बहुत कम लोगों ने, और हिंदी की अकादमिक दुनिया ने तो बिल्कुल जैसे सिनेमा का बहिष्कार कर रखा था। अभी हमारे राजेश मल्ल जी ने जो बात कही कि तुझे जमी पे बुलाया गया है मेरे लिए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो क्या दिक्कत है इसमें भाई? हर प्रेमी को अपनी प्रेमिका के लिए यही ख्याल आता है, इसके बाद और भी ख्याल आते हैं। अब उसमें एक श्रृंगारिक भाव है, लेकिन जीवन पूरा श्रृंगार ही नहीं है। उसमें हास्य भी होगा, उसमें रौद्र भी होगा, उसमें विभत्स भी होगा, उसमें शांत भी होगा, लेकिन सारे रस तो एक साथ वह कभी प्रकट नहीं कर सकता। अब शाहिर जैसा कवि अगर लिख रहा है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुझको जमी पे बुलाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमी पे बुलाया गया है मेरे लिए, तो ये उसका भाव है। आप समझिए कि करोड़ों लोगों ने जिन्होंने प्रेम किया होगा, जिनका प्रेम साकार हुआ हो या न हुआ हो, उन सब ने इस गीत के माध्यम से अपनी उस प्रेमिका के साथ अपना संबंध जोड़ा होगा। बुलाया गया है या तुम सिर्फ मेरे लिए है, इसका मतलब केवल आप ये मत समझिए कि वो उसका पांव दबाने के लिए उससे आग्रह कर रहा है, वो उसको अपना सर में तेल लगाने के लिए आग्रह कर रहा है। अरे भाई, ऐसा नहीं है। हम लोग इसी तरह से, इसी मानसिकता से सिनेमा को, गीतों को देखते चले आए हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि सारे गीत की मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। मैं जो गीत आपके लिए चुन के लाया हूं, क्या उनको इसी तरह उपेक्षित कर देना चाहिए? इतनी सारी फिल्में बनी, उनको उपेक्षित कर देना चाहिए? आप देखिए कि तमाम कलाकार जो इतने टैलेंटेड थे, इतने जीनियस थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी खपा दी सिनेमा में काम करने के लिए, सिनेमा में गीत लिखने के लिए, सिनेमा को संगीत देने के लिए। कहते हैं संगीत की कोई भाषा नहीं होती। अभी मैं कलकत्ता से लौटा हूँ। कलकत्ता में हिंदी का विरोध हम देखते सुनते रहते हैं, लेकिन बांग्ला वाले वैसे भी हिंदी को कोई बहुत महान भाषा मानते हो ऐसा नहीं है। लेकिन जितने भी विश्वकर्मा पूजा के स्टॉल लगे हुए थे, वहाँ जो गीत बज रहे थे वो हिंदी के गीत बज रहे थे। तो एक बात को समझिए, मैं आपको बताता हूँ कि हिंदी के दर्शक कैसे रहे। एक जोक्स के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि एक व्यक्ति ने 27 बार एक फिल्म देखी। 27 बार उसने फिल्म देखा तो एक जन ने उनसे पूछा कि भाई साहब ये बताइए कि आप इस फिल्म में ऐसा क्या है जिसको आप 27 बार देख चुके और अभी बड़ा देखने का मन कहता है, आप चले जाते हैं देखने के लिए। तो उन्होंने जो बात बताई वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब नायिका तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करती है, ठीक उसी समय एक ट्रेन गुजर जाती है। मैं इस उम्मीद में देख रहा हूं कि कभी तो ट्रेन लेट होगी। अगर इस तरह के दर्शक को आपको सिनेमा के विषय और उसके उद्देश्य को संप्रेषित करना है तो उसको तरल बनाना पड़ेगा। तरलता भी अपने आप में एक सौंदर्य है, सहजता बहुत बड़ा सौंदर्य है, बट उनमें जो बातें कही गई हैं उनको भी हमें अपने जहन में रखनी चाहिए, उतारनी चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। तो ये एक शुरुआती भूमिका के आगे मैं बात को बढ़ाऊंगा और आप देखें कि
जब हम कहते हैं कि साहित्य, तो साहित्य के तत्व, साहित्य के हेतु और साहित्य के प्रयोजनों की चर्चा करते हैं। सिनेमा में भी क्या इन तत्वों की उपस्थिति से इनकार किया जा सकता है? मैं बहुत संक्षेप में इसको कहूँगा। हो सकता है कि मेरी इस पीपीटी में कुछ कहीं त्रुटि दिखे, तो बहुत जल्दी में तैयार किया गया है, क्योंकि कल तक मैं कलकत्ता में ही था, तो कुछ त्रुटि हो तो उसको आप माफ़ करेंगे। लेकिन आप देखें कि इसमें मैं जो कहना चाहता हूँ कि भाव, बुद्धि, कल्पना और शैली, क्या सिनेमा में इनका अभाव आपको दिखता है? प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि, इसकी जो भूमिका साहित्य के सृजन में है, क्या वह कला के एक रूप के तौर पर सिनेमा के सृजन में नहीं है? और मैं हमेशा एक बात कह रहा हूँ कि हिंदी कलाएं, इसको हमें इस पद को चलन में लाना होगा। संगीत की कोई भाषा नहीं होती, सही बात है। कला की कोई भाषा नहीं होती, सही बात है। लेकिन जब हम कहते हैं कर्नाटक संगीत, जब हम कहते हैं हिंदुस्तानी संगीत, तो निश्चित ही वह एक काल, एक देश का प्रतिनिधित्व करती है। तो ठीक उसी तरह से जब मैं हिंदी कलाएं कहता हूँ, तो जो भी तमाम कला के क्षेत्र हैं, कविता ही एकमात्र नहीं है, साहित्य ही एकमात्र नहीं है, जहाँ भी भाषा, साहित्य, हिंदी किसी न किसी रूप में जुड़ी है, वह व्यापक रूप से हिंदी कलाओं का परिवेश निर्मित करती है। और हिंदी कलाओं से जुड़कर आप अपने लिए बेहतर रोजगार की तलाश भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी आत्मिक संतुष्टि, अपनी कलात्मक संतुष्टि के लिए निरंतर प्रयत्नशील भी हो सकते हैं, रह सकते हैं। तो कला का जो प्रयोजन है, वही सिनेमा का प्रयोजन भी है। अब जो बातें यहाँ आप देखें कि किस तरह से सिनेमा भी वो सारे काम करता है जो हमारे साहित्यकार करते हैं। प्रगतिशील जीवन और विचारों की प्रस्तुति, आदर्श का चयन, सृजन, निरूपण, यथार्थ की पुनर्रचना, पुनर्प्रस्तुति, आदर्श की प्रस्तुति के माध्यम से एक आकर्षण की निर्मिति, रुचियों का पोषण, रुचियों का परिष्कार और नई रुचियों का रोपण, ये सब बहुत विस्तार की मांग करते हैं। लेकिन मैं वहाँ अभी नहीं जा रहा हूँ। मैं गीतों पे ही ज़्यादा अपना फोकस करूँगा कि नए जीवन मूल्यों, खान पान, वेशभूषा, भाषा की प्रस्तावक, प्रसारक और वैधीकरण प्रदान करने की भूमिका भी सिनेमा निभाता है। कितने सारे फैशन सिनेमा के आगे पीछे ही चलते हैं। लोक संस्कृति का संवर्धन, आप देखें कि करवा चौथ जो एक बहुत ही छोटे अंचल में मनाया जाने वाला पर्व त्योहार था स्त्रियों का, आज वो पूरे देश में मनाया जाने लगा है। इतना ही नहीं, अब तो उसको लोग हस्बैंड डे कहने लगे हैं। तो आप देखें कि वह जो एक लोक संस्कृति एक क्षेत्र विशेष की थी, उसको पूरे देश में पहुंचाने का काम सिनेमा ने ही तो किया। आप जब किसी उपन्यास को पढ़ते हैं, आप उषा प्रियंवदा के 55 खंबे लाल दीवारें पढ़ें, और उसमें जो नायिका है उसके ड्रेस सेंस को आप देखें, उसके कपड़ों की मैचिंग को देखें, तो मैं तो पढ़ते हुए उसी पे चमत्कृत हो जाता था कि कैसे उस कपड़े, उस साड़ी पे उस ब्लाउज के रंग को लेखिका ने मैच किया है। तो कहने का आशय ये है कि ये सारी चीज़ें आपकी रुचियों को परिष्कृत करने का काम साहित्य भी करता है, सिनेमा भी करता है। लोक संस्कृति का संवर्धन, अतीत का पुनः सृजन, व्याख्या और पुनर्व्याख्या। अभी बहुत सारी फिल्में आई हैं, आपने देखा होगा। अभी बाजीराव मस्तानी आई थी, उसके पहले जोधा पर थी, उसके पहले पद्मावत फिल्में आई। तो अतीत को हर लोग रचनात्मक स्वतंत्रता के साथ उसे लेते हैं। उसमें बहुत कुछ कॉमर्शियल भी जुड़ता है, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत मैं बार बार दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी क्षेत्र के अध्यापकों से विशेष रूप से बात कर रहा हूँ। वो नाराज़ हो सकते हैं और वो कह सकते हैं कि नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो भाई बिल्कुल नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। तो क्यों न हम हिंदी के दायरे को, हिंदी के परिसर को विस्तृत करें और देखें कि हम कैसे और इसको बेहतर करके अपने बच्चों को इनसे जोड़ सकते हैं।
अब आप देखें, पहले कहा जाता था कि सबसे पहली चीज क्या है? पहली चीज है देखना और सुनना। मुझे नहीं मालूम कि बच्चे के भीतर पहले देखने की शुरुआत होती है या सुनने की शुरुआत होती है, लेकिन बच्चा क्या देख रहा है वो बहुत बाद में हमें पता चलता है कि देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है। लेकिन जैसे ही हम उसको पुकारते हैं तो वह सुनता है, अकनता है, और हमको पता चलता है कि बच्चे को हम पुकार रहे हैं और बच्चा हमारी ध्वनि को सुन करके हमारी ओर देख रहा है, बाहें बढ़ा रहा है, खिलखिला रहा है। तो ये जो दृश्य और ध्वनि, इसका तो कोई तोड़ है ही नहीं अभिव्यक्ति के लिए। अब दृश्य और ध्वनि जब इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको हम ऑडियो विजुअल कहते हैं, उसके साथ प्रकाश, रंग, अभिनय और भाषा, ये सब मिलकर जो एक संप्रेषण की सामर्थ्य पैदा करते हैं, उस संप्रेषण की सामर्थ्य से जो गीत हमारे समक्ष सिनेमा के पर्दे पर प्रस्तुत होते हैं, उनमें जो संदेश हैं, उन संदेशों को हमें गौर करना चाहिए। वो संदेश हमारे जैसे सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है, बल्कि वो संदेश जन जन के लिए है। आप पूरा वो दौर देखिए जिस दौर में पंडित प्रदीप लिख रहे थे, केदार शर्मा लिख रहे थे, नरेंद्र शर्मा लिख रहे थे, गोपाल सिंह नेपाली लिख रहे थे, भगवती चरण वर्मा लिख रहे थे, अमृतलाल नागर लिख रहे थे, सुमित्रा नंदन पंत, शैलेंद्र, राजेंद्र कृष्ण नीरज, साहिब, तमाम नाम हैं। और दूसरी तरफ उर्दू के भी बड़े नाम थे, ख्वाजा अहमद अब्बास, साहिर लुधियानवी, कैफ़ी आजमी, अली सरदार जाफरी, मजरू सुल्तानपुरी, नक्श लायलपुरी, आरजू लखनवी, जानिसार अख्तर, तमाम। आप देखेंगे कि हिंदी वालों ने इन हिंदी गीतकारों को हिंदी साहित्य में कोई जगह नहीं दी। किसी ने जिक्र भी कर लिया तो उसका भी बहिष्कार कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि जो उर्दू के जिन लोगों का मैं नाम ले रहा हूं, ये सब उर्दू अदब की अजीम शख्सियतें रही हैं। शहरयार आदि को तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो आप सोचिए, अगर हिंदी गीत लिखने वाले को ये कोई पुरस्कार दे दिया जाता तो हमारे लोग कैसे। मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ उनको मिलना चाहिए, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उनके प्रदेय को देखा जाए, हिंदी की अकादमिक दुनिया पे उस पर विचार किया जाए, तब जाकर के कहीं हमारा परिसर विस्तृत होगा। साहित्य और सिनेमा की भूमिका जो होती है कि साहित्य व्यक्ति से संवाद करता है, वो व्यक्ति से संवाद करता है और व्यक्ति के माध्यम से वो एक एक व्यक्ति से जुड़ते हुए समाज तक जाता है। सिनेमा समूह से सीधे संवाद करता है। साहित्य रचनाकार का एकल प्रयास होता है, जबकि सिनेमा एक समूह की प्रस्तुति होती है। साहित्य स्वांतः सुखाय लिख करके भी आप संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन सिनेमा सर्वजन सुखाय की भूमिका रचता है। वह दो चार लोगों से नहीं, वह हजारों लोगों से, लाखों लोगों से जुड़ने की इच्छा रखता है। साहित्य संवेदनात्मक अनुभव का शब्दांकन है, जबकि सिनेमा एक एकल उत्कृष्ट की सामूहिक निर्मिति है। सारे लोग मिलकर वह निर्माण करते हैं। सिनेमा में कल्पना का एक सीमित विस्तार होता है, क्योंकि उसमें मूर्तता होती है, जबकि साहित्य में कल्पना का एक विस्तृत अनंत रूपांतरण संभव होता है। साहित्य में दिया गया वर्णित कोई भी दृश्य आप सब अलग अलग ढंग से बनाते हैं, लेकिन अगर सिनेमा में गैंग ऑफ वासेपुर है तो आपका दृश्य वासेपुर का ही होगा, और वहाँ कैसे क्या चलता है वो सारी चीज़ें वहाँ उस पर्दे पर आपको दिखलाई जाएगी। जो सेट का तैयार करने वाला है, जो लोकेशन तैयार करने वाला है, वह सारी चीज़ों को देखेगा। साहित्य की अपनी जनतांत्रिकता होती है, वह व्यक्ति से मनुष्यता की ओर जाता है, और सिनेमा की जो जनतांत्रिकता है वह समूह के साथ संवाद करने की। तो इस तरह से हिंदी सिनेमा में ऐसे तमाम जो गीतकार हुए, जैसा कि कुछ का मैंने जिक्र किया, कुछ नाम यहाँ आप देख रहे होंगे, ये सारे लोगों ने जो भूमिका निभाई है उस पर हमें गौर करना चाहिए। हिंदी कविता और फिल्मी गीत, जैसा मैंने कहा कि दोनों में बहुत कुछ ऐसा है जो जन के लिए है। वह एक तरह से जो बड़ी बड़ी बातें साहित्य में कही जाती हैं, जिनकी पहुंच आम जन तक नहीं होती है, तो सिनेमा
कि जो संवेदना है, सिनेमा का जो सौंदर्य है, वह एक तरह से उत्कृष्ट साहित्य का जनानुवाद है। अब कोई इनकार नहीं कर सकता कि अनुवाद की अपनी कोई भूमिका नहीं होती। आप देखें कि जैसे हिंदी साहित्य को दिशा देने में प्रगतिशील लेखक संघ की भूमिका रही, उसी तरह से सिनेमा को भी दिशा देने में इप्टा की बहुत बड़ी भूमिका रही। 1943 में भारतीय जननाट्य संघ की स्थापना की गई और कितनी सारी फिल्में बनी। धरती के लाल, नीचा नगर, अछूत कन्या, पड़ोसी, दुनिया न माने, किस्मत, सुजाता, आदमी, अंदाज, रोटी, प्यासा, मदर इंडिया, कागज के फूल, नया दौर आदि कितनी सारी फिल्में हैं जो अपने आप में एक मुकम्मल कलाकृति हैं, एक मुकम्मल कलाकृति हैं। फर्क यह है कि हम उसको उस नज़रिए से देखते नहीं हैं। पूरा जो गांधी का विचार था, जो नेहरू का आधुनिक विचार था, जो नवजागरण की पूरी परियोजना थी, उसको आगे बढ़ाने में फिल्मी गीतों ने बड़ी भूमिका निभाई है। पंडित प्रदीप जब लिखते हैं कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी, आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। ये दुनिया वाले कौन थे जिनको दूर हटाने की बात पंडित प्रदीप कर रहे थे? इस गीत पर उन पे कई सारे आरोप लगने लगे थे, लेकिन वो जो बीच में उन्होंने एक पंक्ति डाल दी थी कि तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी, जर्मन और जापानी का एक उसमें डाल देने से ये स्पष्ट हो गया कि केवल जर्मन जापानी को कहा जा रहा है, ऐसा अंग्रेजों को लगा और वो बच गए। जबकि सच्चाई है कि वो सबसे ज़्यादा अंग्रेजों के लिए कहा जा रहा था कि दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। तो नवजागरण की परियोजना को आप देखें तो कितने, जो पूरा नवजागरण की शुरुआत ही स्त्री जीवन के सुधार से होती है, धार्मिक सुधारों से होती है, सामाजिक सुधारों से होती है। एक दौर आया, वो दौर जिसने स्त्री को वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन वह दौर ही हमेशा हिंदी सिनेमा की पहचान बन जाए, यह उचित नहीं है। राजनीति और सामाजिक सुधार, आप सोचें कि जो सत्ता परिवर्तन 14 के आसपास हुए, उसके पहले जो तमाम आंदोलन चले, अन्ना आदि का जो तमाम अनशन आदि चला, इन सब में क्या लगे रहो मुन्ना भाई जैसी फिल्म की कोई भूमिका नहीं थी, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाता है? अगर आप उसको अब परसाई जी के व्यंग्य से, भोला राम का जीव से उसको जोड़िए, और जिस तरह से वो क्या नाम है उसका, मुन्ना भाई उन बुजुर्ग को सलाह देते हैं तो अपना सब कुछ कपड़े लत्ते उतार के उसके टेबल पर रख दो, तुम्हारा काम फट से हो जाएगा। ये कैसे लिंक है, सब जुड़ा हुआ है। और उसके बाद तमाम भ्रष्टाचार के जो आरोप और आंधी चलती है कि पूरा सत्ता परिवर्तन उससे संभव होता है। कई सारी फिल्में बनी हुई, आधी फिल्म आपने देखी होगी। तो मेरा कहना यह है कि राजनीतिक और सामाजिक सुधारों में भी इसने बड़ी भूमिका निभाई है। मैं बहुत तेज चल रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि 1 घंटे में ही सब कुछ समेटना है। शास्त्र और लोक के बीच सेतु, एक तरफ शास्त्रीय पूरा संगीत और दूसरी तरफ बिल्कुल लोक संगीत, दोनों को एक साथ जोड़ने का काम सिनेमा ने किया है। मेरे जैसे लोग शास्त्रीय संगीत नहीं समझ सकते हैं, लेकिन वो लोक संगीत के माध्यम से लोक संगीत और उसका जो मधुमय मिश्रण तैयार किया है, उसकी बड़ी भूमिका है। पूर्व और पश्चिम का मिलन, अभिजन और आमजन, एक अभिजात्य वर्ग के और एक साधारण वर्ग के, दोनों वर्ग के लोगों के बीच जो सेतु की भूमिका है, आप उसको देखें। पूर्व और पश्चिम का मिलन मैंने कहा, संगीत का आस्वादन और समीक्षण, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज़ें सिनेमा के गीतों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से जन जन तक पहुंचती हैं। मैं बहुत से गीत आपको सुनाना चाहता था, कुछ मैं सुनाऊंगा, अगर ये चल गया तो, और नहीं चला तो मुझे माफ़ करिएगा।
भूमिका क्या होती है, गीत की भूमिका क्या होती है हमारे जीवन में, तो हमारे भीतर के जो भाव हैं, जो निराशा और दुख के भाव हैं, उसका विरेचन करें। ऐसे गीत आपके पास अनेक हैं। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि भक्तिकाल में जिस तरह से कवि उस समय की जनता से जुड़ रहा था कि जन जन में रामचरितमानस, कबीर के दोहे प्रचलित हो गए थे, वैसा जो संपर्क है जन के साथ वह हिंदी कविता में छायावाद के बाद तो एकदम कम दिखता है। लेकिन सिनेमा में जो गीत आए हैं वो जन से सीधे जुड़ाव करते हैं, जन के साथ सीधे जुड़ते हैं, उनके निराशा के क्षणों में संबल देते हैं और उनके दुखों का विरेचन करते हैं। अगर चल जाए इस समय तो आप मुझे बता दीजिएगा, एक जन कोई बता दीजिएगा कि चल रहा है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। आवाज नहीं आ रही, चल तो रहा है, आवाज नहीं। आवाज तो आप सर खुद भर सकते हैं, आपने समझ लिया होगा। म्यूट हो गया लगा, आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, मुझे वो समस्या लग रही थी क्योंकि अभी इतना हाईटेक भी नहीं। प्यासा का गीत है, हम लोग समझ गए। आप लोग समझ गए ना, बस इतना ही काफी है। अब ये बताइए कि कितने लोगों ने इस गीत को सुन के संतोष किया होगा? नहीं किया होगा। ठीक है, हमारी पहुंच है कि हम निराला और मुक्तिबोध को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन जो निराला और मुक्तिबोध ने जिनके लिए लिखा, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनके भीतर संवेदना है, जिनके भीतर कला की अभिरुचि है, जिनको साहित्य को समझ, और ये सब हमारी भाषा का है, हमारी हिंदी भाषा का है। आप सुन रहे हैं कि नहीं? सर, आम दर्शक इसे भी नहीं समझता, आम दर्शक इसे भी नहीं समझता। नहीं, वो समझेगा, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे समझेगा। वो आगे आपको बताऊंगा कि कैसे वो समझेगा। अभी तो हम ये पहले बात कर लें, इसको पूरा कर लें, फिर बताऊंगा कि आम दर्शक समझे कैसे। समझेगा ऐसे, जब मैं और आप बैठ करके अपनी कक्षा में सिनेमा को एक हेय दृष्टि से नहीं देखेंगे, हम जब उसको सिनेमा देखना सिखाएंगे तब वो समझेगा। जैसे हमने उनको किताब पढ़ना सिखाया ना, वैसे ही उनको सिनेमा देखना भी सिखाना पड़ेगा। और समय बदल गया है, अब वैसा मामला नहीं रहा कि आपके थिएटर में 1500 लोगों को एक साथ बिठाना है तो 1500 लोगों को समझ में आने वाली चीज़ डाइल्यूट करके दिखाई जाए। अब ऐसे ऐसे थिएटर मल्टीप्लेक्स में हैं जहाँ पे 50, 100, 60 की कैपेसिटी है, तो एक सिनेमा बनाने वाला अच्छी तरह समझ सकता है कि वो अपना ग्राहक कौन है उसका। और अब तो OTT प्लेटफॉर्म है, आप कुछ ऐसी सीरीज बनाइए ना जो OTT प्लेटफॉर्म पर ले आइए और आप देखें कि आपके ग्राहक हैं कि नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं आप लोगों से बात करते हुए मैं भी इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ मोबाइल पे और रिकॉर्ड करके अपने YouTube पे डाल देता हूँ। मैंने ये पाया है कि लगभग 300, 400, 500 और कुछ कविताओं के तो कई हजार लोगों ने ये वीडियो सुने हैं, देखे हैं। तो इस तरह से मेरे जैसा बहुत अदना सा आदमी अपनी बात को वीडियो में रिकॉर्ड करके वो पेश कर दे रहा है, तो 2-3 लोग मिलकर के एक अच्छा साहित्य वह भी प्रस्तुत कर सकते हैं 20 मिनट में, 30 मिनट में। ये हम तो अभी अपने फॉर्मेट को अभी तक समझ नहीं पाए कि ऑनलाइन का फॉर्मेट आप इस्तेमाल करते हैं और टाइम शेड्यूल आप ऑफलाइन का रखते हैं। ये बड़ा संकट का विषय है। बड़ा बड़ा सिनेमा बनता है, बड़ी बड़ी रोज टीवी सीरियल आपके पास आती हैं, आप कितनी देर रिमोट पे एक चैनल पे रहते हैं। यहाँ आपसे अपेक्षा की जाती है कि 1.5 घंटे तक संजीव दुबे के चैनल पे सुने आप। ये असंभव है, संभव नहीं है। बट कोई नहीं, हमारा विषयांतर नहीं करेंगे। आपने जो बात रखी है उस पर और एक लंबी बातचीत की ज़रूरत है। हम लोगों ने सिनेमा को इतना उपेक्षित किया कि हमने कभी उसको अच्छे से देखने की कोशिश ही नहीं की। मैं कहता हूँ ना कि अगर तीसरी कसम पर सिनेमा नहीं बना होता तो शायद तीसरी कसम कहानी का उल्लेख किया ही नहीं जाता। ये ध्यान देने वाली बात है। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की ऐसी कहानी ही बन के रह जाती, कोई उस पर चर्चा नहीं करता अगर सत्यजीत रे ने उस पर फिल्म नहीं बनाई होती। और ये दोनों ही की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये दोनों ही फिल्में कहानी से बहुत आगे जाती।
कहानी से बहुत आगे जाती हैं। कभी उस पर मैं विस्तार से बात करूंगा, कभी मौका मिलेगा तो। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा था कि ये सारे आशा और उत्साह का प्रसारक, कथा और दृश्य का अतिक्रमण। अब वो गाना मैं नहीं सुनाऊंगा, कितने लोग जब प्रेम में असफल हुए होंगे तो वही गाना तो गाए होंगे ना कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, कि जिस अफसाने को अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। अब इस खूबसूरत मोड़ की व्याख्या करते रहिए ना आप। तो कहने का आशय यह है, बहुउद्धरणशीलता, पीढ़ी दर पीढ़ी नई अर्थवत्ता। आज के 50 साल पहले जो फिल्म बनी थी उसका एक मैसेज उस समय के लिए था और एक मैसेज हमारे लिए है, लेकिन ये तब होगा जब हम उसकी अर्थवत्ता और प्रासंगिकता पर सही ढंग से विचार करेंगे। और उसके लिए सिनेमा को समझने, पढ़ने, उसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की ज़रूरत होगी, बिना उसके तो संभव नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं कि उसकी जो भूमिकाएं रही हैं, आंदोलनों में भूमिका, समाज सुधार, भक्ति भाव, जितना आप बगल में देख रहे हैं सब मैंने स्क्रीन रखा था, आपको क्लिप रखी है सुनाने के लिए, लेकिन अब नहीं चलेगा, कोई नहीं। भक्ति भाव, धार्मिक सद्भाव, किसान मजदूर सर्वहारा, स्त्री जीवन और संघर्ष की बातें जिस पे हम आगे आएंगे, लोकगीत, संगीत, नृत्य, लोकमन और जीवन, पर्व त्योहार, प्रकृति जीवन दर्शन, कोई भी चीज़ ऐसी है जो छूट गई है, जो सिनेमा के दायरे में न आई हो। अब आते हैं हम विमर्श के मुद्दों पर कि सिनेमा में स्त्री की जितनी भी छवियां हैं वो आई हैं, माँ, बहन, बेटी, प्रेमिका, पत्नी के रूप में। घरेलू शोषण किस तरह से होता है, सामंती समाज में किस तरह से होता है, परिवार में किस तरह के शोषण होते हैं, यौन शोषण की कैसी कैसी स्थितियां रहती हैं, लैंगिक और सामाजिक असमानता के जो दंश उनको झेलने पड़ते हैं, पितृसत्ता और धार्मिक बंधन से किस तरह वो जकड़ी होती हैं, मातृत्व के उनके अपने संघर्ष क्या हैं, उनकी अपनी जिजीविषा कैसी है, उनका संघर्ष और सशक्तिकरण। आप ये सारी चीज़ें 100 साल के सिनेमा में बहुत आसानी से चिन्हित कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से उसको परिलक्षित कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो भारत का स्त्री विमर्श, हेलो, मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? जी सर, बिल्कुल सर, आ रही है। हाँ जी बिल्कुल। जी जी, बाकी लोग म्यूट रखें जरा। तो ये सारे जो स्त्रियों के मुद्दे रहे हैं, दहेज का मुद्दा रहा हो, अनमेल विवाह का मुद्दा रहा है, ये सारी चीज़ें सिनेमा भी अपने अपने समय पे अंतराल के साथ वो निरंतर उठाता रहा है। लेकिन चूंकि मैंने बात केवल गीतों पे करनी है, इसलिए मैं केवल गीतों के कुछ उदाहरण से अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। ये देखिए, यह शैलेंद्र का गीत है, मोहम्मद रफ़ी ने गाया है कि सीता का जो बिंब है, सीता का जो पूरा का पूरा रामायण का कथानक हमारे जहन में पहले से स्थिर है, बैठा हुआ है, वहाँ से वो उठाते हैं और बताते हैं कि पतिव्रता सीता माई को तूने दिया बनवास, क्यों न फटा धरती का कलेजा, क्यों न फटा आकाश। आपने गीत सुना होगा, जुलूम सहे भारी जनक दुलारी, जनक दुलारी राम की प्यारी, फिरे है मारी मारी जनक दुलारी, जुलूम सहे भारी जनक दुलारी। अब तीसरी कसम का वो जो बंदा है जो बार बार कहता है कि सिया सुकुमारी, सिया सुकुमारी, तो ये जो जनक दुलारी है, सीता, आप पूरे लोक में पाएंगे कि जितना सीता के प्रति लोक की सहानुभूति है उतनी राम के प्रति नहीं है। तो ये सीता के प्रति जो सहानुभूति लोक की थी, किस तरह से वह सीता को एक आम स्त्री के रूप में दर्शाकर और उसको जो जो संघर्ष करने पड़ रहे हैं, रचनाकार यह गीत सिनेमा में वह लेकर आता है। मैं जो कह रहा था कि कई बार गीत जो हैं वो दृश्य के गुलाम बन जाते हैं, कथा की चेरी बन जाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। जो बड़े गीत होते हैं वो पूरे दृश्य को, कहानी को वहीं छोड़कर, सिनेमा के पर्दे पे छोड़कर बहुत आगे निकल जाते हैं। गबन फिल्म का एक गाना है,
जब तक मैंने उस पर गौर नहीं किया था, मुझे भी उसका इल्हाम नहीं था कि वो गाना है कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल किसी तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। अब ये दोस्ती पे गाया हुआ गाना है, फिल्म में रमानाथ गा रहा है, और सिचुएशन क्या है कि वो किसी का जूता, किसी का कपड़ा ले करके अपने शौक शान पूरे कर रहा है। तो अब सोचिए, गबन फिल्म में रमानाथ ये सब कर तो रहा था, कर्ज लेके फिर गबन करके पत्नी के शौक और अपने शौक पूरे करता है, और उसमें वो पकड़ा जाता है। तो ये प्रवृत्ति गबन फिल्म में भी आती है, बट एक बात उसमें जो अच्छी है कि गबन में ही और बाकी में भी कि जो आज़ादी का संघर्ष है और बाकी चीज़ें उसमें नहीं दिखाई जाती, फिल्म को बहुत कुछ समेट दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एक कहानी पे 100 फिल्मों की संभावना है। आप ये मत सोचिए, ये गलत सोच है कि उसने फिल्म बना के कहानी का नाश कर दिया। अरे भाई, उसने, आप भी कहानी पढ़ते हुए एक फिल्म अपने माथे पे बनाते हो, उसने कहानी पढ़ के एक फिल्म सेलुलाइड पे बना दी। अब उस सेलुलाइड वाला फिल्म जो सब्सक्राइब करेगा वो उसको देखेगा। आपको पूरी छूट मिली हुई है कि आप अपनी रचना को पढ़िए, अपने ढंग से उसको विजुअलाइज कीजिए और अपने ढंग से उसको आगे बढ़ाइए। प्यासा का मैंने जो जिक्र किया था, साहिर लुधियानवी का गीत है, ये दूसरी तरह का गीत है। आप देखें, ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, इससे बड़ा स्त्री विमर्श क्या होगा कि ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। जिस प्रभाव के साथ ये गीत प्रस्तुत होता है पर्दे पर, वह प्रभाव भी आपके जहन में तारी होता है, और आज भी ऐसी दशा को देखकर आपके भीतर ये सवाल पैदा होना लाजिमी है। ये पुरपेच गलियां, ये बदनाम बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों की झंकार, ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं। जब शायर लिखते हैं कि पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने। यह जो गीत के माध्यम से हमारे सामने जब उतरता है तो इसके प्रभाव को हमें समझना चाहिए। अब इस गीत को देखें, साधना फिल्म का 1958 में, कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मचला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया, तुलती है कभी दीनारों में, बिकती है कभी बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अयासों की दरबारों में, ये वो बेइज्जत चीज़ है जो बट जाती है इज्जतदारों में। इससे बड़ी टिप्पणी कहाँ मिलेगी? लेकिन हमने क्या किया, हमने इनको बहुत ज़्यादा इस तरह सुना ही नहीं, और उसका कारण था, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, तब ये सब संभव नहीं था। इतनी सारी क्लिप मैं आपको नहीं दिखा सकता था बताते हुए, लेकिन अब अगर कक्षा में आप जाके इनको पढ़ाना चाहें तो ये क्लिप्स भी दिखा सकते हैं। आप ठहर के उस क्लिप को देख सकते हैं, उसमें जो दृश्य की भाषा कह रही है और जो आपकी भाषा में जो संवेदना प्रकट हो रही है, दोनों का जो तारतम्य है और दोनों का जो प्रस्थान है, उसको आप देखेंगे, तब आप बच्चों को वो दिखा भी पाएंगे, समझा भी पाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको इतनी बार सिनेमा में जाना पड़ेगा, आप रिवर्स फॉरवर्ड की सुविधा आपको मिल गई है। मर्दों ने बनाया जो रस्में, उनको हक का फरमान कहा, औरत को के जिंदा जलने को कुर्बानी और बलिदान कहा, किस्मत के बदलते रोटी दी और उसको भी एहसान कहा, किस्मत के बदले रोटी दी और उसको भी एहसान कहा, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। आज भी आप देख ही रहे हैं, कमोडिटी के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, लोग उसका विरोध करते हैं। अब 1962 की फिल्म है रिपोर्टर राजू, ये गीत आप में से कुछ लोगों ने शायद सुना होगा कि कैसे ज़माना आएगा आगे, उसका एक दृश्य है, सुमन कल्याणपुर गा रही हैं कि तुम मर्द निकलोगे घूंघट जब राज हमारा आएगा।
तुम मर्द निकालोगे घूंघट जब राज हमारा आएगा, माथे पे तुम्हारे होगी बिंदिया और नाक में नथ लटका देंगे, और नाक में नथ लटका देंगे। हम शान से ऑफिस जाएंगे, चौके में तुम्हें बिठला देंगे, हाथों में तुम्हारे रोता हुआ एक एक बच्चा पकड़ा देंगे, बंद करके 4 दीवारों में ऊपर ये बोर्ड लगा देंगे, बुलबुलों मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना। सारी दुनिया में ये झंडा लाल चुनरिया का लहलहा देंगे। अब सोचें कि उस दौर में हास्य ही सही, लेकिन आज यह स्थिति है। अभी भी बहुत सारे लोग इस स्थिति को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, लेकिन ये स्थिति है। और ये स्थिति आने में इन गीतों की बड़ी भूमिका है। इन्होंने स्वप्न जो दिखाए हैं उसको हम कैसे नज़रअंदाज कर दें। गाइड फिल्म को कैसे हम भूल सकते हैं कि कांटों से खींच के आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, कोई ना रोके दिल की उड़ान को, वो चला। अब वो चला। अब ये गीत सिनेमा के दृश्य से कहाँ तक आगे बढ़ जाता है, ये देखने की बात है। हर रचनाकार अपनी अनुभूति, अपनी संवेदना, अपने दृश्य, इन सब से एक रचना, एक कला को निर्मित करता है। लेकिन जैसे ही कला निर्मित हो जाती है, वह उस रचनाकार से बहुत दूर, बहुत आगे निकल जाती है। सिनेमा को भी वैसे देखने की ज़रूरत है। कल के अंधेरों से निकल के देखा है आंखें मलते मलते, फूल ही फूल जिंदगी बहार है, तय कर लिया है आज जीने की तमन्ना है। अब उतना समय नहीं है कि वो गाना सुनवाया जाए, और मेरे पास तो गला भी नहीं है कि मैं उस तरह से आपको गा के सुना दूं। इस गीत को देखें कि सब में शामिल हो मगर सबसे जुदा लगती हो, सिर्फ हमसे नहीं खुद से भी खफा लगती हो। ये सौंदर्य का गीत है। वासना, इतनी नाजुक न बनो। स्त्रियों को अक्सर कहते हैं लोग नाजुक जात हैं, इतनी नाजुक न बनो, हाय इतनी नाजुक न बनो। ये न समझो कि हर एक राह में कलियां होंगी, ये न समझो कि हर एक राह में कलियां होंगी। राह चलनी है तो कांटों पे भी चलना होगा। ये नया दौर है, इस दौर में जीने के लिए हुस्न को हुस्न का अंदाज बदलना होगा। ध्यान रखिए, ये नया दौर है, इस दौर में जीने के लिए हुस्न को हुस्न का अंदाज बदलना होगा। आप इसकी व्याख्या करते रहिए, इतनी नाजुक न बनो, इतनी नाजुक न बनो। दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, तुमको न हो ख्याल तो हम क्या जवाब दें। ये रोमांटिक गीत है, इसमें भी बहुत सारे दुनिया के मसले शामिल किए गए हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा, ये कितने ही गीत, एक दो नहीं, आपको सैकड़ों हजारों ऐसे गीत मिलेंगे जहाँ पर एक पिता की संवेदना, एक बेटी की संवेदना, एक माँ की संवेदना इन गीतों में प्रकट हुई है। मुन्ना तू मेरे साथ रहेगा, ये गीत एक माँ के संघर्ष को कैसे दिखाता और कहती है कि वो मेरे साथ तो इसलिए रहेगा क्योंकि मैं दुनिया को ये जतलाना बताना चाहती हूँ। इंसाफ का तराजू, लोग औरत को फ़कत जिस्म समझ लेते हैं, रूह भी होती है उसमें, ये कहाँ सोचते हैं। रूह क्या होती है इससे उन्हें मतलब ही नहीं, वो तो बस तन के तकाजों का कहा मानते हैं, इसे हकीकत समझते हैं न पहचानते हैं। कितनी सदियों से ये वहशत का चलन जारी है, कितनी सदियों से है कायम ये गुनाहों का रिवाज। लोग औरत की हर चीख ना हो कि शहरों का समाज, वो कबीलों का ज़माना या शहरों का समाज, स्त्री की हालत यथावत बनी रही। आप इस गीत को देखें कि चुप चुप अपनी जान पे सहा जा, दुनिया का अन्याय कोई नहीं इस धरती पे जो तेरा दर्द बटाए। सीता के लिए लिखा है यही, हर युग में अग्नि परीक्षा दे, दुख सा के भी मुख से कुछ न कहे, मन की धीरज को शिक्षा दे। तो मैं अनेक गीतों को यहाँ पर प्रस्तुत कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे अनेक गीत हैं जिन्होंने हमारी संवेदना को, हमारे जीवन को तराशने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उसी तरह से जिस तरह से गीतों ने निभाई है, नवगीतों के दौर में हमने उसको महसूस किया है, कविता में आज भी वो दर्ज है। बहुत सूक्ष्म संवेदनाएं और बहुत स्थूल बातें दोनों एक साथ पिरोई गई हैं। अब ये आपको देखना है कि आप
उसकी सूक्ष्मता से कितने प्रभावित होते हैं और उस स्थूलता के व्यवहारिक महत्व को कितना समझते हैं, यह भी उतना ही हमारे आपके लिए ज़रूरी है। नए जो फिल्मी गीत हैं उन पे भी आप गौर करेंगे तो उनमें भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कही गई हैं। तो इसी के साथ मैं आप सब को शुक्रिया कहूँगा कि थोड़े व्यवधान के बावजूद आप लोगों ने मुझसे बातचीत की। हाँ, निश्चित ही मैं प्रश्न की प्रतीक्षा करूँगा कि आपके प्रश्न आएँ, जिससे कि ये चर्चा और रोचक हो सके, और निश्चित ही आप जिन प्रश्नों को पूछेंगे उससे मैं समृद्ध होऊंगा और अपने अगले व्याख्यान की तैयारी भी करता चलूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर विश्वविद्यालय का